डीजे वायरस का रियल नाम क्या है? आपने मैक्सिमम लोगों ने इनका म्यूजिक सुना होगा। तो मुझे लगा कि डीजे ए वायरस होगा कोई हट्टा कट्टा बंदा, मोटा ताजा उम्रदार, लेकिन डीजे वायरस तो ये है। तो आपने उत्तराखंड से ही शादी क्यों करी? हिमाचल में तो बहुत प्यारी प्यारी लड़कियां रहती हैं। तो आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड के युवाओं का रुझान है क्या पहाड़ी संगीत पर? फ्यूजन सुनना चाहते हैं। पहले के गानों में आपको हुड़का दिखेगा, ढोल दिखेगा, दमाऊ दिखेगा, लेकिन आज के इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। अभी आपका सबसे पॉपुलर ऐसा कोई गाना जिसमें एक्चुअल में हमारे वाद्य यंत्र यूज हुए? 2.5 साल पहले सपना स्याली करके एक गीत आया था। मेरी सपना स्याली दबे, मेरी सपना स्याली, मेरी सपना स्याली दबन, मेरी सपना स्याली। पहाड़ी जो पब्लिक है वो तब तक नाचेगी नहीं आपके गाने पे जब तक उन्हें फील नहीं आए। काचा केला करके गीत रिलीज हुआ और एक दूसरे आर्टिस्ट थे जिनका म्यूजिक मैंने ही बनाया, हवाई तवा। इसने हमारी जो पारंपरिक संगीत थी उसको मार्केट से गायब करना शुरू कर दिया। पैसा लगाया जाता है तब गाने हिट होते। जैसे गुलाबी शरारा गाना, आपको उसके पीछे भी पता होगा कि उसके पीछे भी कुछ जो है कॉपीराइट हुआ, रातों रात गाना गायब हो गया था। तो इसमें कॉपीराइट ये गजेंद्र राणा जी ने लगाया था या फिर वो म्यूजिक बनाने वाले ने लगाया था? 1 रुपए में जो है गाना वापस आ गया था। अगर किसी बंदे ने सिर्फ लिरिक्स दी तो आप कंपोज भी करते हो? कंपोज भी कर देते हैं। और एक गीत है इंदर आर्या जी का गाया हुआ, ठेठ पहाड़ी। मैं ठेठ पहाड़ी रंदू चुआ गाड़ी, मैं ठेठ पहाड़ी रंदू चुआ गाड़ी। जब इंसान कामयाबी की ओर जाता है तो उसके पैर खींचने वाले बहुत सारे लोग हो जाते हैं। मुझे अभी तक तो लगा नहीं है कि कोई मेरा पैर खींच रहा है, क्योंकि मैंने कभी आज तक किसी को पैर पे हाथ लगाने ही नहीं दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पहाड़ांचल यूट्यूब चैनल की द भेजी पॉडकास्ट शो में। दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड के अंदर कुमाऊनी या फिर गढ़वाली गाने सुनते हैं या फिर गाते हैं तो आज का ये पॉडकास्ट आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में मैं जो गेस्ट आप लोग के लिए लेकर आया हूं, उन्होंने चाहे वो कुमाऊनी गाने हो या फिर वो गढ़वाली गाने हो, म्यूजिक दिया है और उनके द्वारा दिए गए म्यूजिक ग्लोबल लेवल पर धूम मचाते हैं। आपने उत्तराखंड के पॉपुलर से पॉपुलर गाने देखे होंगे, उन गानों में कहीं ना कहीं इनका म्यूजिक रहता है, जिनका नाम है डीजे ए वायरस। तो दोस्तों, डीजे वायरस से उनकी पूरी की पूरी म्यूजिक जर्नी के बारे में जानेंगे और क्या क्या चीजें उत्तराखंड के अंदर और होनी चाहिए म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर, वो सभी के सभी चीजों के बारे में इस पॉडकास्ट के अंदर हम बात करेंगे। इसलिए इस पॉडकास्ट को पूरा देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे हर एक वैल्यूएबल पॉडकास्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस धमाकेदार पॉडकास्ट को। हम लोग सिर्फ यही जानते हैं कि एक बंदा है डीजे ए वायरस जी। तो आज सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि डीजे ए वायरस का रियल नाम क्या है? देखिए, वैसे तो आप मुझे भूला बोल सकते हैं, मैं आपका छोटा भाई हूँ और आप मेरे बड़े भाई है और मैं आपको भैजी भी बोल सकता हूँ। बिल्कुल बोल सकते हैं। और जो नाम की बात है, इसके पीछे ये है कि जो मेरा डॉक्यूमेंट वाला नेम है, जो मेरा असली नाम है, जो मेरे परिवार ने मुझे दिया है, वो है ओमी चंद राणा। क्या बात है। आज दोस्तों आप लोग को मैं कभी किसी को बताता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे वो नाम कुछ खास पसंद नहीं है। ऐसा क्यों? वो इसलिए कि थोड़ा ओल्ड सा नाम। अरे क्यों है ओमी? और काफी लोगों को अच्छा भी लगता है, पर मुझे थोड़ा ओल्ड फैशन लगता है। और एक ये चीज है कि मैं अपनी लाइफ में अपने दम पे कुछ नाम बनाना चाहता था, और जिसमें जब मैंने शुरू किया था तो कुछ बहुत सारे नाम थे जिन नाम को रखकर मैंने कुछ किया और मुझे कुछ प्रोग्रेस नहीं लगी। तो देन जब मैंने डीजे ए वायरस नाम सोचा और इसके बाद मैंने जो इसमें काम किया, और हमेशा मैं प्रोग्रेस करता रहा और थोड़ा यूनिक नाम भी था, तो इस नाम को लेकर ही मैं आगे बढ़ा। नहीं तो यूनिक नाम था डीजे का मतलब तो समझ सब सकते, लेकिन ए का मतलब क्या है? ए का बेसिकली ए वायरस जो है, एक्चुअल में जब मैं नाम रख रहा था उस समय में टेक्निकल काम में बहुत ज्यादा वो था। मैं कंप्यूटर हार्डवेयर का काम करता था और उसमें एक चीज होती है, जैसे हमारा कोई भी कंप्यूटर होता है तो उसमें एंटी वायरस होता है। अच्छा, ठीक है। जो कोई भी प्रॉब्लम्स होती है हमारे कंप्यूटर में, उसके लिए एंटीवायरस डालते थे और जिससे कंप्यूटर के अंदर जो भी खराबी है वो सही हो जाती थी, सॉफ्टवेयर वाली। ठीक है। तो ये सोच के मैं टेक्निकल बंदा था, तो मैंने इस चीज में जो है अपना नाम ए वायरस कर दिया और म्यूजिक बनाते बनाते इसमें मैंने आगे डीजे की उपाधि लगा डाल दिया। और
मेरे को बहुत मस्त नाम लगा और इसी नाम के साथ जो है फिर मैं आगे आज डीजे वायरस ने तो प्रसिद्धि को हासिल कर लिया है। ये सब प्यार है आप सबका और जनता का प्यार है जो हमें हमारे गानों को इतना प्यार करते हैं। तो जी। जैसे आप मैक्सिमम जो आपने म्यूजिक बनाए हैं वो उत्तराखंड के लिए बनाए हैं, जी लेकिन लोगों को ये बताइए कि आप एक्चुअल में रहने वाले उत्तराखंड के हो या फिर कहीं और से आए हो? जी, फिलहाल तो मैं 5 साल से उत्तराखंड में ही रह रहा हूँ, बट मेरा जन्म स्थान जो है हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट मंडी है और मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ और वहां से जो है मैं इधर आया एज अ जॉब के चक्कर में आया था और वही जॉब मेरे को कहाँ से कहाँ पहुंचा दी, वो यहीं पे सब घटित हुआ है उत्तराखंड में। वैसे तो मैं हिमाचल से रहने वाला हूँ। हिमाचल से जी, तो आप हो, हिमाचली। कहीं ऐसा तो नहीं है, देखो आज तो आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हो गई है कहीं जी। ऐसा तो नहीं है कि हिमाचल में वो प्रसिद्धि हासिल नहीं हुई, वो कामयाबी नहीं मिली और लोगों ने आपको पसंद नहीं किया तब जाके उत्तराखंड आना पड़ा? जी नहीं, एक्चुअल में मैं जब शुरुआत किया था तो मैं एज अ डीओपी एडिटर कैमरामैन का काम करता था, जिसमें मैं जॉब ढूंढ रहा था और मेरे पास जो जॉब ऑफर के ऑप्शन थे, एक तो देहरादून में था और दूसरा मेरे पास मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़ इन जगह का भी वो था। लेकिन मैं दूसरी जगह पहले जा चुका था, वहां के माहौल देख चुका था, बट मैं देहरादून कभी नहीं आया था उत्तराखंड। तो ये मेरे लिए कुछ नया भी था और सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि मैं उत्तराखंड जाता हूँ, देहरादून जाता हूँ और वहां देखता हूँ क्या नया माहौल है। और जब मैंने जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड कॉल पे बात भी की थी, तो मेरे को जो सबसे इंटरेस्टिंग पर्सन और बहुत अच्छे पर्सन जो लगे थे, वो जो देहरादून में मैं जॉब किया था शुरू में एज अ डीओपी एडिटर 2 साल, तो वही पर्सन लगे थे जिस वजह से मैं देहरादून आना ही मुझे अच्छा लगा। तो आप चलो हिमाचल में कुछ नहीं करते थे, लेकिन आप तो आज आप उत्तराखंड के अंदर आपने अच्छी प्रसिद्धि को हासिल कर लिया, मान लेते हैं, लेकिन आपने बोला कि मुंबई जैसे जगह का भी मुझे ऑफर था, तो अगर आप मुंबई जाते तो हो सकता था कि आज जो प्रसिद्धि आपको सिर्फ उत्तराखंड में मिल रही है, वो प्रसिद्धि आज आपको पूरी दुनिया भर में मिल जाती। एक्चुअल में इसके पीछे मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं थोड़ा खुद को लेकर और अपना जो कल्चर है उसको लेकर बहुत वो हूँ, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना पहाड़ी कल्चर, जो चाहे हमारे हिमाचल का हो या उत्तराखंड का हो, दोनों पहाड़ में है, पहाड़ी है सब। तो मैं पहले वहां गोवा रह के भी आया था, मुंबई रह के भी आया था, तो मैंने एक चीज देखी थी कि इंसानियत नहीं है उन जगह पे। बिल्कुल सही बात, वहां कहीं नहीं है। और मैं बहुत ऐसा कि मैं अगर कहीं रहूं तो मैं रियल बन के रहूं और मुझे किसी के दबाव में नहीं रहना और जो है अपना है जैसा है वैसे। तो मैं वहां के जो बिहेवियर देख के आया था, जैसे वो इंडस्ट्रीज वर्क करती है, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया और सो दैट्स व्हाई मैंने उत्तराखंड चुना। तो आपने उत्तराखंड से ही शादी क्यों करी? हिमाचल में भी तो बहुत प्यारी प्यारी लड़कियां रहती हैं। हमारी लव मैरिज है। अच्छा। तो प्यार हो गया था, तो प्यार जब हो जाए तो फिर तो हम उत्तराखंड नहीं देखते या देश नहीं देखते, जहां प्यार हो गया वहीं शादी करते। कितना टाइम हो गया शादी को? अभी 4 साल पूरे हो चुके हैं और 5वां साल शुरू हो चुका है। क्या बात, बाल बच्चे वगैरह भी कुछ? अभी बच्चे तो नहीं है, आने वाले टाइम में प्लान है। वो तो प्लान तो करना ही पड़ेगा एक नया म्यूजिक प्रोड्यूसर भी तो लाना है वो बहुत ज्यादा जरूरी है जी। अच्छा, तो यार आप वाइफ से इतना ज्यादा प्यार करते हो, कभी ऐसा हुआ कि काम के बीच में आप म्यूजिक बना रहे हो और उस टाइम पर आपका किसी कारणवश बीबी के साथ पंगा होगा? हुआ कभी ऐसा म्यूजिक को लेकर? म्यूजिक को लेकर तो कभी हमारा ऐसा कोई पंगा नहीं रहा है और कभी फुल स्पोर्टिव है। चलो ठीक है, म्यूजिक में नहीं, और वैसे लाइफ वो तो आपको पता ही है घर घर की कहानी वो सब अगर बीवी परेशान ही ना करे पति को तो वो बीवी ही क्या। अच्छा, तो आप चलो ठीक है, उत्तराखंड में पहले आप जॉब करते थे और हिमाचल में आपका जो भी था वो आपने मुझे बताया, लेकिन आपने ये उत्तराखंड म्यूजिक की ओर आपका रुझान कैसे बना? म्यूजिक इंडस्ट्री में देहरादून में जब मैं जॉब करता था डीओपी एडिटर की, तो उसी के दौरान जो है हमारे जो ये वीडियो के जो हमारे बॉस थे, उनका रिकॉर्डिंग का स्टूडियो भी था। तो उसमें जो है दून रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जो हमारा ऑडियो का काम होता था और हम वीडियो का काम करते थे। और जो ये दून रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, इसका जो इनोग्रेशन है हमारे जुबिन नौटियाल जी, जो कि बॉलीवुड के बहुत अच्छे गायक हैं, उनके द्वारा किया गया था। हम तो उस समय वहां नहीं थे, हम उसके आफ्टर 2 साल बाद आए थे। उस टाइम बोलते तो मिल लेते, उस टाइम मिल भी लेते उनसे, पर बहुत अच्छा हमारा उसमें रहा है। और जब हम
स्टूडियो में थे तो मैं गाने सुनता था, और जब हम म्यूजिक वीडियो बनाते तो हमारे पास जो गाने आते थे वो मैक्सिमम गढ़वाली कुमाऊनी गाने रहते थे। तो तब मैं पहले तो कभी सुने ही सुना नहीं थे नहीं है। जिंदगी में, मतलब पता नहीं है हिमाचल से गानों आया का। था, हमने पंजाबी सुने थे, हिमाचली हिमाचली सुने होंगे, गाने हाँ। शादी में सुने थे, और हिंदी नाचते गाने सुने थे, हैं। हिंदी सुने थे। तो मैंने सुना तो मैंने कहा यार ये क्या चीज है, ये सुनने में ही डिफरेंट लग रहे हैं गाने। और तब कुछ गाने मुझे वहाँ स्टूडियो वाले जो मेरे बॉस थे उन्होंने सुनाए, अच्छा, जो कि ये जब आप वो पहाड़ी गाने सुनते थे ना, जी। मजा भी आता था? बहुत मजेदार। और उसमें मजा क्या आता था आपको? मजा एक वाइब, जो वाइब। एक पहाड़ी फील होता है, जो हमारा स्लैंग होता है, जो कि गायकी में झलकता है, चाहे वो पहाड़ी हिमाचली गाना हो, चाहे उत्तराखंड का गाना हो। तो मैंने सुना तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, और जैसे हम वीडियो प्रोजेक्ट करते गए, गाने सुनने पड़ते थे बार बार, पूरा दिन सुनना पड़ता था एक गाना जब हम शूट करते थे। तो ऐसे जो है मुझे बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही जो है मैं म्यूजिक में इंटरेस्ट लेने लगा। धीरे धीरे मैं यहाँ की लैंग्वेज समझने लगा, गढ़वाली को। तो जैसे जैसे मैंने देखा तो मैंने ये एक चीज देखी कि काफी सिमिलर है, मतलब जैसे पहाड़ ही है, पहाड़ी हमारा हिमाचल हो या उत्तराखंड फिर हो, हिमाचल हो, पहाड़ी गाने बनते हैं। बस थोड़ा थोड़ा सा जो फर्क रहता है, थोड़ा शब्दों में थोड़े से अलग अलग रहते हाँ, हैं। लैंग्वेज का। तो म्यूजिक में भी तो फर्क होगा। म्यूजिक में भी फर्क देखा मैंने एक चीज देखी, जो म्यूजिक पैटर्न होता था। जैसे हमारी हिमाचली बीट होती थी, जो नाटी वाली बीट होती थी, और यहाँ पे जब मैंने देखा, यहाँ पे जो एक मेन बीट होती थी धिंका पुथड़ी बीट, जो उसमें ही मैक्सिमम जो है यहाँ के मैक्सिमम गाने होते थे। इसी में। और वो चीज मैंने देखा कि ये नई बीट है, और अलग अलग कुछ 2-3 बीट में यहाँ गाने बनते हैं। तो ये चीज रही है म्यूजिक इंडस्ट्री में, जो हमने देखा है इस। अच्छा, तो अब आपको 5 साल उत्तराखंड के अंदर हो गए, तो आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड के युवाओं का रुझान है क्या पहाड़ी संगीत पर? आजकल तो जिस तरीके से काम हो रहा है, तो ये चीज देखने में बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हमारा जो यूथ है वो, एक्चुअली मैं भी, अभी मेरी कोई ज्यादा उम्र नहीं है, 26 साल उम्र है, तो मेरा काफी इंटरेस्ट है इस चीज को लेकर। मैं कल्चर से बहुत प्यार करता हूँ, अपने पहाड़ी कल्चर से। तो वो चीज है। और जो आपने सवाल पूछा है कि जो हमारी यंग जनरेशन है, तो उनका धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि वो आ रहा है, उनका जो ध्यान है इस तरफ आ रहा है, यानी कि अब संगीत की गहराई को समझ रहे हैं। जी, वो समझ रहे हैं कि हमारा जो कल्चर है, जो हमारा संगीत है, वो एक्चुअल में क्या है। अब जैसे अभी आपने बोला ना, आप यूथ हो, मुझे वो बात याद आ गई कि डीजे ए वायरस, मुझे लगा कि यार होगा कोई हट्टा कट्टा बंदा, मोटा ताजा उम्रदार, लेकिन डीजे वायरस तो ये है। अभी तो यूथ है हम, और हम अभी तो दोस्तों देखो, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने भी डीजे ए वायरस के बारे में अगर सिर्फ नाम सुना है, आपको भी शायद ये लगा होगा कि डीजे वायरस होगा कोई हट्टा कट्टा तगड़ा चौड़ा लंबा, लेकिन डीजे वायरस जी आपके सामने है। बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, आपने मैक्सिमम लोगों ने इनका म्यूजिक सुना होगा। तो अब हम फिर से सवाल की ओर लेकर चलते हैं डीजे वायरस जी को। रेडी हो ना आप? जरूर जरूर। देखो, बिंदास तरीके से हम लोगों ने डिस्कशन करना, बात करना है। तो आज के युवा ज्यादातर क्या पसंद कर रहे हैं? लोकगीत पसंद कर रहे हैं, या कुछ मिक्सअप पसंद कर रहे हैं, या फिर कुछ नया पसंद कर रहे हैं? युवाओं का तो जहां तक मैं कहूं तो एक्चुअल में, जैसे हम सर गाने बनाते हैं ना, गाने जैसे आप युवाओं की बात कर रहे थे, तो युवाओं में हमारी जो एज कैटेगरी आ जाती है 18 से 35, इसके बीच के जो लोग हैं वो कुछ फ्यूजन सुनना चाहते हैं, जिसमें पहाड़ी स्लैंग भी हो गाने में, और म्यूजिक कुछ ऐसा हो जो मॉडर्न भी लगे, और उसके अंदर हमारे जो वाद्य यंत्र है, जिनके बारे में हम अभी और विषय में बात करेंगे, तो वो चीजें भी ऐड हो, मतलब एक फ्यूजन बना। ऐसा कोई है सिंगर अभी जो इस चीज पर काम करता है? बहुत सारे लोगों को देखता हूं मैं, जो हम मॉडर्न म्यूजिक बनाते हैं, मिक्स करते हैं, तो उसमें हम सब मिक्स करते हैं, वेस्टर्न चीजें मिक्स करते हैं, ड्रम और पहाड़ी जो हमारे वाद्य यंत्र है, ढोल दमाऊ, ढोलकी, हुड़का, तो ये सब चीजें हम यूज करते हैं। नहीं, वो तो आप सही बोले, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज के जो गाने हैं ना, इनमें वाद्य यंत्र हमारे रियल में गायब होते जा रहे हैं। जैसे कि आप हुड़का देख लो, पहले के गानों में आपको हुड़का दिखेगा, ढोल दिखेगा, दमाऊ दिखेगा, लेकिन आज के इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। मैं अगर आपको खुद की बात कहूं तो मैं जो भी म्यूजिक बनाता हूं, मेरे बनाए हुए जो भी पॉपुलर गीत है और जो भी म्यूजिक है, उसमें वो पॉपुलर जो हुए हैं, उसके म्यूजिक में एक चीज रही है, वो ये है कि पहाड़ी वाद्य यंत्र,
उसमें ढोलक, हुड़का, जेम्बे जो हमारे वाद्य यंत्र है, ढोल, दमाऊ, ये चीजें मैंने यूज की है ये साउंड, और उसके साथ वेस्टर्न साउंड मिक्स की है। तो तभी जाके हमारी जो पब्लिक है, हमारे जो व्यूअर्स है, वो उसे सुनते हैं और तभी वो पॉपुलर होते हैं। अभी आपका सबसे पॉपुलर ऐसा कोई गाना जी। जिसमें एक्चुअल में हमारे वाद्य यंत्र यूज हुए और जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ हो, वो गाना कौन सा है? जी, सबसे ज्यादा पॉपुलर जो मैंने गीत किया था आज से 2 साल पहले, 2-2.5 साल पहले, सपना स्याली करके एक गीत आया था। मेरी सपना स्याली दबे मेरी सपना स्याली, मेरी सपना स्याली दबन मेरी सपना स्याली। तो इस गीत में जो है मैंने मिक्स किया था बीट को हुड़के के साथ, दमाऊ के साथ, ढोलक के साथ, और जो साउंड है, वो जो साउंड क्वालिटी है उसको अपग्रेड किया था, और जो साउंड लोगों को सुनने के लिए मिली, जो स्विंग होता है पहाड़ी, वो उन्हें मिल पाया। तभी मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि पहाड़ी जो पब्लिक है वो तब तक नाचेगी नहीं आपके गाने पे जब तक उन्हें फील नहीं आएगा, फील नहीं आएगा, शब्दों से, गायकी से और म्यूजिक साउंड से। जब तक उन्हें फील ही नहीं होगा वो नाचेंगे ही नहीं, वो चीज होती है। तो आपके दिमाग में ये आइडिया आया कैसे कि यार आपको इन गानों को डीजे स्टाइल पर लेकर जाना चाहिए? ये एक्चुअल में जैसे हम एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, जैसे हम जब म्यूजिक बनाना शुरू किए थे, जब बनाते थे, तो जैसे कुछ गीत जो थे डीजे पे चलते थे उत्तराखंड के, वो तो जो भी हिट हुए थे तो वो डीजे पे चलते थे। तो फिर एक्चुअल में हमारे पास कोई सिंगर या प्रोडक्शन वाले जो भी आते थे, उनकी बस एक ही डिमांड होती थी, डीजे सॉन्ग बनाना है, अपग्रेडेड साउंड, डीजे वाली साउंड, जिसमें हमारे पहाड़ी वाद्य यंत्र भी यूज हो और वो वेस्टर्न साउंड को मिक्स करके वो चीज बने, जिसकी साउंड क्वालिटी जो है, जो 90s के समय पे साउंड थी और आज की साउंड जो है अपग्रेडेड आए। अब आप तो चलो ठीक है, आपने अपने सोच से इसको सही सोचा, लेकिन अभी भी मार्केट में शायद कुछ ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर जरूर होंगे या फिर पुराने गायकर ऐसे जरूर होंगे जो लोग ये बोलते होंगे कि डीजे जो है ना किसी प्रकार का म्यूजिक नहीं है, ये सिर्फ हल्ला गुल्ला करता है। जी ठीक है, और इसने हमारी जो पारंपरिक संगीत थी उसको मार्केट से गायब करना शुरू कर दिया है। एक्चुअल में जैसे डीजे सॉन्ग का जो कैटेगरी है ना, एक्चुअल में जो ये डीजे सॉन्ग जिसको कहते हैं, वो एक्चुअल में डांस सॉन्ग होता है, नाचने के लिए डांस, उसका पर्पस होता है डांस करना, डांस करो, सिंपल सी बात। लेकिन जो और गीत होते हैं जो पहाड़ी, मान लीजिए आप किसी और चीज को लेकर है, तो वो गीत जो है एक अलग जॉनरा पे बनते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताऊं आपको, जैसे मैं कोई पहाड़ी गीत बना रहा हूं जिसमें मुझे किसी कल्चर से रिलेटेड गीत बनाना है, तो मैं उसकी स्पीड कम रखूंगा, बिल्कुल स्लो बनाऊंगा, उसमें जो चीजें बज रही होगी, पैटर्न ऐसा सुनने वाला होगा, गायकी सुनने वाली होगी। तो वैसे गीत भी आज की डेट में बन रहे हैं, जैसे नरेंद्र सिंह नेगी जी जी बन रहे हैं, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट है जो ऐसे गीत बना रहे हैं, और सब लगे पड़े हैं। मतलब म्यूजिक बनाने में पहाड़ी इस टाइप का, जैसे आप बता रहे हैं, तो जैसे जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि गायब हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस फैलाने की बात है। जैसे मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ कि पब्लिक जब ज्यादा डीजे सॉन्ग सुनेगी, जो पहाड़ी वो बना रहे हैं, जो लोग बना रहे हैं, जो गाने चल नहीं रहे, एक्चुअल में वो इतने अच्छे तरीके से बन नहीं रहे, वो लोगों को फील नहीं कर पा रहे, पब्लिक जो है उसको फील नहीं कर पा रही है कि ये साउंड एक्चुअल में है पहाड़ी। मतलब जैसे आप एक चीज देखोगे, मैंने यहाँ के जो पुराने गीत सुने, जब मैं यहाँ आया था तो मैं बहुत लेट आया, अभी 5-6 साल पहले ही आया, बच्चे हो आप यहाँ, इससे पहले मैंने बहुत पुराने गाने सुने, तो मैंने एक चीज देखी कि जो उस समय चल रहा था, और जो ऐसा नहीं था कि उस समय डीजे सॉन्ग नहीं बनते थे, मैंने सुने डीजे सॉन्ग भी बनते थे। जबकि आज की डेट में आप गाने सुनोगे, हम 150 की स्पीड का जो है कोई गाना नहीं बना रहे आज की डेट में, लेकिन उस समय बनते थे स्पीड वाले, भयंकर स्पीड वाले गाने, और लोग नाचते भी थे। और उसी समय वो गाने भी बनते थे जो बिल्कुल स्लो रहते थे, जिसे आप सिर्फ सुनोगे, नाचोगे नहीं। लेकिन जो वो गाने हैं ना, वो मेरे हिसाब से एवरग्रीन सॉन्ग है। जी, सदाबहार गाने, वो सदाबहार है। लेकिन अभी के जो बन रहे हैं कुछ टाइम तक के लिए रहते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। वो तो होता है सर, जैसे कुछ जो कलाकार आते हैं जिनका मेन, अगर सच में अगर कुछ ओरिजिनलिटी नहीं है, कब तक आप दूसरों के गाने गाओगे? हाँ। जो ओरिजिनल कोई और बना चुका है और आप उन्हीं को गा रहे हो, उससे आप पॉपुलर हो रहे हो, और उसके बाद जब आपके पास खुद की कला खत्म हो गई तो आप फिर गायब हो जाओगे। तो नहीं, आज के टाइम पे तो लोगों की आवाज नहीं है,
वो दो बहुत चार सारे बढ़िया जी आप जैसे बंदे को पकड़ ले रहे हैं जी और अपना गाना बना दे रहे हैं और पॉपुलर हो जा रहे ये हैं। तो हर इंडस्ट्री का है। ये आप अगर ये सोचोगे कि उत्तराखंड में हो रहा है, सिर्फ ऐसा नहीं है। बहुत सारी इंडस्ट्री में आप चले जाओ, चाहे बॉलीवुड में चले जाओ, आप भोजपुरी में चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, इंटरनेशनल इंडस्ट्री में चले जाओ, हर कोई बहुत अच्छा कलाकार नहीं हो सकता है, वोकलिस्ट हर किसी को बहुत अच्छे सुर नहीं आ नहीं सकते। आते हैं। लेकिन आज की डेट में जो है, आज की डेट में भी और 90s की डेट में भी एक जो चीज कॉमन है जो बदली नहीं है, वो है फील। लोगों को क्या आप जो गा रहे हो, क्या लोग फील कर पा रहे हैं? पसंद कर रहे हैं, हाँ। जी, वो चीज है। और तो अभी अभी ऑडियंस ही तो पसंद कर रही है वही उनको। ऑडियंस आज की डेट में, मैं आपको बता रहा हूँ, 2 गीत रिलीज हुए हैं। एक काचा केला करके गीत रिलीज हुआ, और एक वो, उसके साथ में सनी सनी जी का, और एक दूसरे आर्टिस्ट थे जिनका म्यूजिक मैंने ही बनाया है, हाँ हाँ, और जगदम्बा भाई। जगदम्बा भाई जी का हवाई तवा। हवाई। तो वो दोनों आर्टिस्ट है, आज की डेट में वो आर्टिस्ट बन गए हैं 2 महीने में, लेकिन उससे पहले उनका कोई वजूद नहीं था म्यूजिक इंडस्ट्री में एज आर्टिस्ट। तो आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर, मैं पब्लिक की बात अभी यहाँ पर नहीं करूंगा, म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर टैलेंट की कद्र की जाती है या फिर नहीं की जाती है? टैलेंट की कदर है, बहुत कदर है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो टैलेंटेड आर्टिस्ट होता है उसके लिए स्टूडियोज की तरफ से भी सहायता रहती है, और प्रोडक्शन की तरफ से भी बहुत सहायता रहती है, और बहुत सारी म्यूजिक कंपनी भी है आज की डेट में, कुछ नई खुली है और कुछ 2-4 साल से काम कर रही है। जो भी टैलेंटेड होता है उसको पूरा सपोर्ट करती है म्यूजिक इंडस्ट्री। ये चीज मैंने अपने सामने देखी है और होते हुए भी देखी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको विजय भाई का बता रहा हूँ, तो विजय भाई भी मुझे आज से 2.5-3 साल पहले मिले थे। तो उनके पास वो बजट नहीं था देने के लिए जो मेरी रिक्वायरमेंट थी। तो जब मुझे लगा कि मैं कुछ ऐसा शुरू कर रहा हूं जिसमें मुझे टैलेंटेड लोग चाहिए, जिसमें मैंने किसी भी नामचीन सिंगर जिसका नाम चल रहा हो बहुत बड़ा, उनको रखा ही नहीं। उनको क्यों रखना, वो तो पहले ही पहुंच चुके हैं। ये वो खोली थी कि भाई जो बंदे कुछ टैलेंटेड है, जो कुछ कर सकते हैं, ये उनके लिए है। और उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट है जो मुझे मिले, और जो अच्छे आर्टिस्ट मिले वो आज की डेट में स्टार बन चुके हैं, बन गए हैं, अच्छे खासे लोग उनको सुन रहे हैं। वही चीज कि अच्छे लोगों के लिए जो है मैंने अपनी तरफ से तो सपोर्ट किया ही है, और भी जो हमारे स्टूडियोज वाले भाई लोग हैं और इंडस्ट्री में प्रोडक्शन वाले हैं, सब सपोर्ट करते हैं नए कलाकारों को। बस गाना उसी का चलता है जिसके गाने में फील होता है, भाव होते हैं, दम होगा, वही उसका चलेगा। जैसे गाने बनाने के लिए तो बहुत सुरीले नए गायक भी आ रहे हैं मार्केट में, और स्टूडियो से गाने भी बना रहे, पैसा भी बहुत लगा रहे हैं प्रोडक्शन उनके ऊपर। लेकिन जब गाना पब्लिक जो है उनके दिल पे ही नहीं लग रहा है, तो वो गाना पॉपुलर कैसे हो जाएगा, आप बताओ। कोई भी गीत, मैं आपको इतना बता रहा हूँ, चाहे वो सन्नी भाई का गाया हुआ कच्चे केले वाला गाना हो, वो पॉपुलर ही इसी वजह से हुआ है कि उसने जो गाया वो पब्लिक के दिल पे लगा फील हुआ है कि नहीं, एक अपना बंदा गा रहा है कोई गाना, जो भावनाएं है वो इमोशन व्यक्त हो रहे हैं। हाँ, तो लोगों ने उसको अगर यहाँ तक पहुंचाया हुआ है तो वो इमोशंस की वजह से, वो ही इमोशन, चाहे वो हम उसकी गरीबी को देख के बोले एग्जाम्पल फॉर जी, चाहे हम इनकी बात भी करें जगदम्बा भाई की, तो कुछ लोग नहीं सोचा कि बहुत ज्यादा मेहनती हैं जी, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, और अगर इनके पास कला है तो तब जाके लोगों ने इनको पसंद किया। अब वो कला एक्चुअल में है या नहीं है, वो देखो तो सर, इसमें एक ऐसी चीज है, मैं ये कहूंगा कि मिस्टर परफेक्ट तो दुनिया में मैंने आज तक कोई है ही नहीं, और मैं कभी नहीं कहता मैं मिस्टर परफेक्ट हूँ। कोई नहीं होता है, हर किसी में कोई ना कोई कमियां होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 भाई जो है, ये भी बिल्कुल परफेक्ट आर्टिस्ट तो नहीं है, लेकिन कुछ कमियां इनके अंदर भी है, कुछ हमारे अंदर भी हो सकती है, सबके अंदर। लेकिन अब इस चीज के लिए हम किसी को क्रिटिसाइज करने लग जाए तो वो चीज तो गलत होती है हर चीज में, कि हम किसी की कमियां निकाल रहे हैं लेकिन उसकी अच्छाइयां ही नहीं देख रहे। और कमियां भी वही लोग निकालते हैं, मैंने देखा, जिनके पास कुछ नहीं होता, खुद कुछ टैलेंट नहीं होगा और दूसरे की कमियां निकालेंगे। तो आज मार्केट की कोई भी इंडस्ट्री हो बिना राजनीति के नहीं चल सकती है जी, वो तो है। और बिना राजनीति के देश नहीं चलता। म्यूजिक इंडस्ट्री तो उसी के अंदर है। इसमें पक्का राजनीति होती होगी जी। तो राजनीति किस लेवल की राजनीति होती है और किस तरीके की होती है? मुझे लगता है कि राजनीति की अगर बात की जाए तो म्यूजिक इंडस्ट्री में देखिए, जनता जनार्दन है, पब्लिक है, ऑडियंस है। कोई भी गाना हिट होता है ऑडियंस की वजह, ऑडियंस की बदौलत। वो अगर गाना देखते हैं
तभी गाना चलता है। ऐसा तो होता नहीं है कि किसी ने पैसे फेंक दिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, आप ऑडियंस हो, मैं आपके पास आ जाता हूँ, मैं बोलता हूँ ये लो आप 1-2 लाख रुपए और ये गाना सुनते रहो रोज। सुनते आप बोलोगे ये पैसे पकड़ और मेरे से और ले जा और निकल ले, मैं नहीं सुनूंगा क्योंकि ये बेकार चीज बनाई है। जनता जनार्दन है। तो वो चीज होती है कि कोई भी ऑडियंस जो है, जैसे आजकल ना काफी लोग ये बात करते हैं कि गाने जो है प्रमोशन से चलते हैं, पैसा लगाया जाता है तब गाने हिट होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। बॉलीवुड में भी प्रमोशन लगाया जाता है, सबसे ज्यादा प्रमोशन तो हर जगह होता है, लेकिन जो फिल्म फ्लॉप होनी होती है वो फ्लॉप होगी। आप देखो कपिल शर्मा शो में लोग जाते हैं अपना प्रमोशन करने, कोई नई मूवी आ रही है कपिल शर्मा शो में जाते हैं, अलग अलग वहां जाते हैं। क्यों जाते हैं जी? कारण ये है कि वो अपना प्रमोशन कराएं। प्रमोशन करवाना पड़ता है। अब सिंपल सी बात, एक चीज देखिए, अब जैसे ऑडियंस है, अब कोई नया गाना बना है, कोई नया सिंगर है, नई कंपनी खुली है जिसके बारे में कोई जानता नहीं है, तो उसका जब प्रमोशन करेंगे, अगर वो एक्चुअल में अच्छा होगा तो ही तो पब्लिक तक पहुंचेगा। अच्छा, काफी सारी कंपनी क्या करती है जी कि सिंगर से तो गाना ले लेगी जी, ठीक है, लेकिन उसको रिटर्न नहीं देती है। ये चीज तो बहुत गहरा विषय है एक्चुअल में। जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, उत्तराखंड की म्यूजिक इंडस्ट्री तो ऐसे वर्क करती है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मैं म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ, मेरे साथ मान लीजिए आप सिंगर है, तो भाई जो कैमरे के पीछे बैठे हैं वो प्रोड्यूसर है, तो ये हमें 1 टाइम पेमेंट करते हैं। 1 टाइम आपको कुछ पे कर दिया, बनाने का पे कर दिया, और जो हमने अपनी ओरिजिनल जो क्रिएशन है इन्हें कंपनी को दे दी, और उसमें ये अग्रीमेंट भी साइन करवा लेते हैं हमसे, जिसके बाद सारे राइट भी ले लेते हैं। 1 टाइम एक हमें फीस दे देते हैं, और फिर वो उनकी प्रॉपर्टी हो जाती है। वो उनका रिस्क होता है उस पे जो उन्होंने टोटल पैसा लगाया है, वीडियो पे, ऑडियो पे, चले या ना चले, वो उनका रिस्क होता है। और उसमें वो करोड़ों रुपए कमाए, जो भी आगे आने वाले रेवेन्यू हुए वो सब उन्हीं का होता है। वो तो उन्हीं का, वो रेवेन्यू शेयर की जो स्कीम है वो पहले ही शेयर कर दी जाती है। वो तो उन्होंने पहले ही दी थी, तुम्हें 5 लाख के मैं कर दिया, 10 लाख में तुम्हारे साथ कर लिया जी, वो तो उन्होंने पहले ही कर दिया, और उसी टाइम पे बोल देते कि आपके 4 गाने मुझे चाहिए और 5 लाख रुपए में इसका तुम्हें दूंगा। वो चीज जो है, ऐसे ही जो रेवेन्यू शेयर का काम जो है वो ऐसे करता है। या तो पहले ही कस्टमाइज डील होती है कि नहीं, हम कुछ नहीं ले रहे हैं, आप बस पैसा लगा दो, और जब रेवेन्यू आएगा उसमें हमारा परसेंटेज रहेगा। ठीक है, उनको लगता होगा कि हमने मार्केटिंग हमने करनी है। तो मैं इस चीज में वही कहना चाहूंगा कि मैं इस म्यूजिक इंडस्ट्री में पैसा कमाने के लिए तो आया नहीं था, और आज भी मेरा वो मोटिव नहीं है कि मुझे पैसा कमाना है इससे। उसके पीछे मेरा अपना एक विजन है जिसको लेकर मैं ये चीज कर रहा हूँ। वो क्या है? मेरा जो विजन है ये म्यूजिक इंडस्ट्री को लेकर, देखिए जब मैंने शुरू किया था तो मैं हिंदी रैप करता था और पंजाबी भी करता था। तो मैंने एक चीज देखी कि जो म्यूजिक इंडस्ट्रीज है डिफरेंट कंट्रीज में जो काम करती है, और कंट्री के अंदर भी जो अलग अलग स्टेट में काम करती है, जैसे हमारे इंडिया की बात की जाए तो हमारे इंडिया में बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री है, साउथ इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री है, और साउथ इंडिया के अंदर आप जाओगे तो उसके अंदर तेलुगु म्यूजिक इंडस्ट्री अलग है, तमिल अलग है, मलयालम अलग है, बहुत सारी रीजनल अलग है। और उसका नॉर्थ इंडिया आप आओगे, आप देखोगे हरियाणवी अलग है, पंजाबी अलग है, सब डिफरेंट जो अलग है। फिर हम उत्तराखंड आते, कुमाऊनी, गढ़वाली, अब ये सब अलग अलग है, सब अलग अलग म्यूजिक बनाते हैं, अलग अलग चीज दिखाते हैं अपने गानों में। तो उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री मतलब स्टेट के अंदर अलग अलग रीजनल है, बस कहीं ना कहीं सब सिमिलर तो है ही, क्योंकि उत्तराखंड से ही है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें एक दूसरे को जोड़ती है। वैसे ही हमारा हिमाचल भी है, जम्मू कश्मीर भी है। तो इसमें मैं एक चीज देखी है कि जो म्यूजिक इंडस्ट्री जहां पे आज की डेट में पंजाब कर रही है, जहां पे हरियाणा कर रही है, भोजपुरी कर रही है बिहार से, साउथ इंडियन कर रही है, जहां पे वो स्टैंड कर रहे हैं अपने ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी और कंटेंट का जो उनका दम है, जहां पे वो स्टैंड कर रहे हैं हमारे देश से ही है। लेकिन हमारी जो हिमाचल और उत्तराखंड की जो म्यूजिक इंडस्ट्री है वो अभी वहां नहीं पहुंच पाई है। और जो मेरा विजन वो है कि यहाँ पे उत्तराखंड और हिमाचल के जो गाने हैं वो उस लेवल पे बने कि उनकी साउंड, वो उस साउंड के लिए पहचाने जाए कि नहीं, दिस इज द ओरिजिनल साउंड, और ये उत्तराखंड की साउंड है, और इतनी पॉपुलर साउंड है कि ये पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। हम जैसे इंडिया में, हम उत्तराखंड में, हम जैसे मैं गाने सुनता हूँ
तो मैं देखता हूँ कि एक गाना स्पॉटिफाई पे जो है सबसे ऊपर सुना जा रहा है वर्ल्ड वाइड, और वो इंडिया में भी सुना जा रहा है, और वो गाना कौन सी भाषा में होगा, स्पेनिश में चल रहा होगा, कोई फ्रेंच में चल रहा होगा। मैं वो कहता हूँ देखो ये तो इंग्लिश गाना भी नहीं है, ये क्यों सुन रही है पब्लिक। और उसे सुनने वाले जो है, जरूरी ये नहीं है कि उन्हें वो समझ ही आ रहा है कि वो बोल क्या रहे हैं, लेकिन मेन क्या है, म्यूजिक उन्हें फील हो रहा है, उन्हें अच्छा लग रहा है। आज गुलाबी सरारा अगर इतना पॉपुलर हुआ क्यों हुआ? वही कारण म्यूजिक ही तो था उसका भी, वही चीज, उसमें शब्द कुछ भी थे, लिरिक्स कुछ भी थी, वही चीज। लेकिन पॉपुलैरिटी क्यों हुई? वो साउंड की वजह से। अब जैसे ये चीज डिस्कस करना चाहूंगा आपसे, जैसे गुलाबी शरारा गाना, आपको उसके पीछे भी पता होगा कि उसके पीछे भी कुछ जो है कॉपीराइट हुआ, से हो गए कॉपीराइट, जैसे जो गजेंद्र राणा जी के गाने जी कॉपीराइट लगा हुआ, मैच हो रही थी तो वो हट गया था यूट्यूब से, रातों रात गाना गायब हो गया था, जबकि वो काफी 100 मिलियन पार कर चुका था, दुनिया में पहुंचा, दुनिया में 150 मिलियन पार हो चुका था, तो गाना हट गया। उसके बाद जो भी इसके पीछे जो भी हुआ, हम बैक स्टोरी तो नहीं जानते, पर फिर बाद में जो है गाना वापस आ गया, और आज की डेट में शायद गाना जो है 200-250 मिलियन पार कर चुका है, 300 मिलियन भी हो चुका है। तो इसमें कॉपीराइट ये गजेंद्र राणा जी ने लगाया था या फिर वो म्यूजिक बनाने वाले ने लगाया? ये चीज देखिए, इस बारे में तो सिंपल सी बात है कि जो ये कॉपीराइट है, ये एक्चुअल में कंपनी की तरफ से आया है, क्योंकि जो गजेंद्र राणा जी का गाना था, वो जो चंदा पहाड़ी, जो सोनोटेक की कंपनी है, उस पे आया हुआ गाना है उनका, जो तो उससे कॉम्पोजिशन मैच हो रही थी, तो कंपनी का कॉपीराइट है एक्चुअल में। जैसे मैं कोई गीत बना के किसी कंपनी को देता हूँ, तो कल दिन अगर मेरा वो गीत कोई कॉपी करके दूसरा बनाता है, तो कॉपीराइट लगाने मैं नहीं जाता हूँ, वो कंपनी लगाती है। उस टाइम पे तो गजेंद्र राणा जी को लोगों ने उल्टा सीधा बोला था। हाँ, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है लोगों की, और ये चीज है कि वो कंपनी के राइट्स रहते हैं कॉपीराइट लगाने। वो तो कंपनी के राइट है, म्यूजिक तो उसने दिया है ना जी, तो वो तो उसमें गजेंद्र राणा जी का तो कोई रोल है ही नहीं। वही मैं उस समय गजेंद्र राणा जी से मेरी बात भी हुई थी, तो वही चीज थी, गजेंद्र राणा जी ने यही क्लियर किया था कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये कंपनी का फैसला है, और कंपनी की कॉम्पोजिशन किसी ने कॉपी की है तो कंपनी फैसला लेगी, कंपनी लेगी। अब कंपनी को भी कब पता चला? तभी तो पता चलेगा जब गाना पॉपुलर होगा। उससे पहले जैसे कोई गाना बहुत कॉपी होते हैं गाने, पता नहीं चलता, डेली के रोजाना के कॉपी हो रहे हैं, वो कंपनी को पता नहीं चलता है ना, क्योंकि पॉपुलर नहीं हो रहा है। जब पॉपुलर होगा तब तो कंपनी को साफ दिखेगा, बड़ा ध्यान से अपना पूरा मैनेजमेंट लगाएगा, भैया कॉपी तो नहीं है ये गाना। वो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें कि जैसे फॉर एग्जांपल कॉम्पोजिशन कॉपी थी, अब जैसे सुनने में तो जो मुझ तक बात पहुंची कोर्ट की, कोर्ट में जो गाना जो है, जिस कंपनी का ये है, यंग उत्तराखंड म्यूजिक ग्रुप, जो उनके वकील है, सिर्फ 1 रुपए में ही काम हो गया था, 1 रुपए में जो है गाना वापस आ गया था। और जैसे कि कोर्ट में जो प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है, उन्होंने ये बताया कि नॉर्मली जैसे मैं और आप है, हम बैठे हैं यहाँ पे, हम ऑडियंस है, और हमें 2 गाने सुनाए जाएंगे, जैसे कि एक गुलाबी शरारा और एक गजेंद्र राणा जी का जो ठीक। अब वो गाना ऑडियंस सुनेगी सामने, ऑडियंस नॉर्मल, हम ये बताएंगे कि क्या ये दोनों सिमिलर लग रहे हैं गाने, अलग अलग है। पब्लिक ने बोल दिया ये अलग है, और पब्लिक ने वोट किया, क्लियर हो गया कि कोई कॉपीराइट नहीं आएगा इसमें। जैसे कि इंदर आर्या जी ने भी कहा था, उत्तराखंड है, और अभी यहाँ पे जो फोक धुने है ज्यादा नहीं है, 5 से 10 होंगे। हाँ, बिल्कुल है, हाँ, और उसी में ही मैक्सिमम गाने बनते हैं, और उसी में आप फोक धुनों में तो एक दूसरे पे कॉपीराइट नहीं मार सकते हो, लोग वो तो सभी के लिए है, उसको मैं भी बना सकता हूँ, आप भी बना सकते हो, कोई भी बना सकता है, वो सभी के लिए है। अच्छा, तो कभी आपके म्यूजिक पे भी लगा कॉपीराइट? फिलहाल अभी तक तो कोई कॉपीराइट नहीं लगा है, और कभी करते हो कॉपी या नहीं करते? मैं एक्चुअल में म्यूजिक तो मेरा ओरिजिनल रहता है, और जो म्यूजिक मैं बनाता हूँ जिन गानों के, वो बहुत सारे फोक धुनों के गाने भी रहते हैं, जिसमें सिंगर ने अपने लिरिक्स लिखे होते हैं, और धुने वो फोक धुने रहती है, और जिन पे जो है कोई कॉपीराइट नहीं लगता है, और अभी तक कोई ऐसा केस नहीं, और फ्यूचर में अब तो फिलहाल बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अब मैं ओरिजिनल गानों पे ही काम कर रहा हूँ। और कभी ऐसा भी करते हैं, चलो जल्दी से निपटाना है, कोई कॉपी मार देते हैं? ना, ऐसे काम कभी नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जब म्यूजिक बनाता हूँ ना, तो सिंपल सी होता है, मैं स्टूडियो में बैठा होता हूँ, गाने के वोकल सामने होते हैं, उनको सुनता हूँ, और कहीं किसी गाने से ये नहीं सोचता हूँ कि मुझे किसी और गाने की तरह बनाना है, या कहीं से मुझे कुछ म्यूजिक उसके लिए नया ही देना है। जो मैं सुन रहा हूँ आवाज, उसी आवाज के हिसाब से ही बनाता हूँ। अगर किसी बंदे ने सिर्फ लिरिक्स दी तो आप कंपोज भी करते हो? कंपोज भी कर देते हैं। और एक गीत है इंदर आर्या जी का गाया हुआ, ठेठ पहाड़ी। मैं ठेठ पहाड़ी रंदू चुआ गाड़ी, मैं ठेठ पहाड़ी रंदू चुआ गाड़ी।
ये कस्टमाइज करके मैंने राज टाइगर जो लेखक है उनसे लिखवाया था गाना, और फिर कॉम्पोजिशन बनाई थी इसकी प्रॉपर, और फिर इंद्र आर्या जी से गवाया था, और फिर ये बहुत अच्छा गीत बना था। और जिसके लिए बनाया था उन्होंने जो आगे किसी को सेल कर दिया था, जो कि पीआर फिल्म प्रोडक्शन है। जब इंसान कामयाबी की ओर जाता है तो उसके पैर खींचने वाले बहुत सारे लोग हो जाते हैं, और हर जगह का है ऐसा और खींचता वो ही है जो खुद कुछ नहीं कर पाता। तो ये चीज है। ऐसे कोई पैर खींचने वाले आपके है इस इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री के लोग, बाहर के तो चलो ठीक है, लोग तो जलन तो होती है लोगों को। एक्चुअल में ये जो सवाल है आपका, मुझे अभी तक तो लगा नहीं है कि कोई मेरा पैर खींच रहा है, क्योंकि मैंने कभी आज तक किसी को पैर पे हाथ लगाने ही नहीं दिया है खींचने के लिए, और कभी ऐसे काम ही नहीं किया है। नहीं, कामयाबी से रोकने वाले बंदे तो होते ही हैं। एक्चुअल में वो चीज है कि पकड़ ही नहीं पाते हैं, जो कुछ बुरा सोचते हैं वो चीज कर ही नहीं पाते, क्योंकि मैं पॉजिटिव हूँ, अपने काम को लेकर इतना सीरियस हूँ कि मैं उन्हें मौका ही नहीं देता हूँ ऐसा कुछ करने का। अच्छा, कोई ऐसा गायकर है उत्तराखंड का जी, जिसके साथ आप कोलैब करना चाहो? तो इसमें अभी अगर देखा जाए तो मैक्सिमम तो मैं सबके साथ काम कर चुका हूँ। तो जो यहाँ मतलब जो उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं रियल टाइम पे, तो एक प्रियंका मेहर एक ऐसी आर्टिस्ट है जिसके साथ मैं भी किया नहीं हूँ काम। चलो, बहुत जल्द तो आने वाले समय में उनके साथ भी सोच रहा हूँ। कई मुलाकात हुई है उनसे? एक बार मुलाकात हुई थी स्टूडियो में उनके साथ, बट उस समय उतना जान पहचान नहीं थी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन डीजे ए जी के साथ की गई बातों का ये पार्ट 1 था। सेकंड पार्ट के अंदर हमने और भी कई सारी चीजों के बारे में बात करी है जिसे आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि जैसे हम सेकंड पार्ट को डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। बाकी आप लोगों ने इस पॉडकास्ट को पूरा का पूरा देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।